हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टड एग्ज़ाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया तो शायद नहीं होंगे और अपनी तैयारी को ठीक है नॉर्मल तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि कोई अपडेट अभी तक आपको मिल नहीं रही है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो हल्ला कर रहे हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम फरवरी लास्ट में, मार्च के लास्ट में होगा, मार्च में हो जाएगा, है ना। कभी अभी किसी के पास कोई भी अपडेट नहीं है और ना ही वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुए इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट है ना। मैंने देखा था, अभी देख रहा था मैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब वैकेंसी बढ़ के 4400 प्लस हो गई है। हालांकि अभी ऑफिशियली कोई डेटा इसका कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये वैकेंसी बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है। बट मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना, अगर शुरुआत हुई है तो अंत भी होगा। यानी कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है तो उसका कैसे उसका पूर्ण होना बिल्कुल निश्चित है, तय है। यहाँ पर इतनी बड़ी वैकेंसी है, अब ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी आप किसको कह सकते हैं, और बहुत लिमिटेड कंपटीशन इसके अंतर्गत बचा हुआ है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2,74,000 के समथिंग कैंडिडेट हैं जो आपके रिटर्न के लिए फिजिकल क्वालिफाई करके रिटर्न के लिए आप आगे जाने वाले हैं। अब जरूरी नहीं है कि 2,74,000 कैंडिडेट ही आपके रिटन एग्जाम में बैठेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आपका पिछले 2-3 महीने से लेकर जब से आपका फिजिकल एंड हुआ है, तब से लेकर अब तक आपको क्या करना चाहिए था और आप क्या कर सकते हैं अभी जो बचा हुआ समय है, उसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मैं आपको एग्जामिनेशन की डेट नहीं बताने वाला हूं। तो जो भी साथी हैं, अगर वो ये दो देख कर या सोच कर आए हैं कि भैया राहुल भैया एग्जामिनेशन की डेट बताएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट मुझे तो क्या किसी को भी नहीं पता है। आयोग को भी शायद कंफर्म नहीं होगा कि वो किस डेट को एग्जामिनेशन लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना आप लोग, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, मेहनत की है, आपने आपने अपने रिटन की तैयारी की है, तो आपका रिटन होगा। उसके बाद टाइपिंग होगी, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल भी होगा यहाँ पर, ठीक है। बात करूंगा मैं आपके सामने यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में। अगर शुरुआत हुई है तो पूर्ण भी होगा, ये आप हमेशा याद रखिए। आपने फिजिकल दिया, क्वालिफाई किया और एग्जाम भी होगा यहाँ पर। देखो, ये जो शुरुआत होती है आप सभी जानते हो कि 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑलमोस्ट देखा था जून जुलाई में ये फॉर्म आते हैं और इसका पीएसटी ठीक 1 वर्ष के बाद होता है। जून जुलाई में ही आपका ये पीएसटी होता है 2025 में, है ना। और अब अगला साल चल रहा है आपका 2026 चल रहा है। ये सेम उसी तरीके से हो गया जैसा आपका एसएसबी एचसीएम का हो गया था, हो गया है। एसएसबी एचसीएम में क्या 2021 में फॉर्म आए थे, 2026 में फिजिकल हो रहा है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है कि भाई 2000 आपका 26 में ही हो जाएगा, 2-4 महीने बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। बोर्ड पता नहीं किस तरीके से वैकेंसी लेकर आते हैं और कि क्यों इतना लंबा ज़्यादा समय खींच ले जाते हैं। ठीक है, 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 1.5 साल कंप्लीट हो गया है। जून में आपके 2 साल हो जाएंगे इस वैकेंसी को भी यहाँ पर, ठीक है, बीएसएफ एचसीएम वाली की। अब ये पता नहीं आपका रिटर्न कब होगा। हालांकि सुनने में आ रहा है कि मार्च में हो सकता है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं कह सकते हम लोग पहले कह रहे थे कि अगस्त 2025 में होगी, फिर बोले दिसंबर में होगा आपका, फिर पता किया कि आपका फिजिकल जो है फरवरी में होने वाला है, बाद में पता चला कि आपका जून जुलाई में फिजिकल खत्म हुआ था। ठीक है, उसी तरीके से आपका रिटर्न कब होगा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। यहाँ पर मोटिवेट रहने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा। और राहुल भैया पे आपने विश्वास किया है तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुन लेना ये चीज़ों को, और अपना होप, जो उम्मीद है ना, वो कहते हैं ना उम्मीदों पे ही जिंदा है, तो आप उम्मीद पे जिंदा रहिए, लेकिन प्रयास करते रहिए। और मैं फिर कहूँगा आपसे, रिटर्न से ज़्यादा आप टाइपिंग पर फोकस कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिटेन से ज़्यादा जो आप इंसान, आप जो है टाइपिंग टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे, जिसका टाइपिंग क्वालिफाई होगा डेफिनेटली जॉब लेकर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका स्किल होगा, फिर डीबी और डीएमई हो जाएगा रिटन के बाद। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो याद रखना है, जो बीएसएफ ये है, बीएसएफ आपकी नोडल एजेंसी है, ये आप सभी आप जानते हैं। बाकी सीएपीएफ में ये वैकेंसी रहेगी, इसको हम सीएपीएफ कह सकते हैं वैसे, क्योंकि इसमें सीआरपीएफ की भी रहेगी, ठीक है, और आपका एसएसबी की भी वैकेंसी रहेगी, आईटीबीपी की रहेगी यहाँ पर। इसके अलावा सीआईएसएफ की भी रहेगी, सीआईएसएफ, इसके अलावा बीएसएफ। ये सारी वैकेंसी, ये सारी फोर्सेज में वैकेंसी है यहाँ पर। लेकिन नोडल एजेंसी बीएसएफ है, तो हम लोग इसको बीएसएफ कह सकते हैं, एचसीएम की वैकेंसी कहते हैं। नॉर्मली यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग होगी बीएसएफ की बता रहा हूँ मैं, इसकी बता रहा हूँ बीएसएफ वाले की। सीआरपीएफ की अलग होती है, आईटीबीपी की अलग होगी, एसएसबी इसकी अलग होगी। यहाँ पर आपके टेकनपुर ग्वालियर में हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग, बाकी सबकी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वर्क प्रोफाइल। आपकी सैलरी, आपका कह सकते हैं आपको जो फैमिली के लिए टाइमिंग है वो, आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ वर्क प्रोफाइल, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको हेडक्वार्टर पे ही रहना है।
ऐसा नहीं है जैसे एसएससी जीडी का कोई व्यक्ति है या फिर कोई ग्राउंड ड्यूटी वाला है तो आपको ग्राउंड पर जाकर रहना है या बंदूक लगा के बंदूक कह सकते गन के साथ में खड़े होकर रहना है धूल मिट्टी में, नहीं। आपको ऑफिस में रहना है, ऑफिस भी बढ़िया मिलेगा, एसी वाला ऑफिस आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं पर फैन ही रहता है, एसी नहीं रहता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से रहता है सबका, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपको ऑफिस में वर्क मिलेगा और आपका जो ड्यूटी का टाइम है वो भी फिक्स रहता है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, जब आप सिलेक्शन होकर जाएंगे यहाँ पर तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके अपनी ब्रांच में भेज दिया जाएगा। ब्रांच में आपको लगभग लगभग 4-5 महीने के लिए आपको डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ट्रेनिंग पे नहीं भेजेंगे। जैसे सीआरपीएफ में होता है, पहले वो लोग क्या करते हैं, वर्क प्रोफाइल सिखाते हैं आपको किस तरीके से होता है, उसके बाद 3-4 महीने के बाद आप जब जाते हैं ट्रेनिंग पर, ट्रेनिंग भी आपकी 4 से लेकर 5 महीने के समथिंग होती है। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्लासेस होती हैं, क्या क्या वर्क आपको सीखना है, क्या क्या वर्क प्रोफाइल रहेगी, क्या करना है आपको। उसके बाद आपका कह सकते हैं थोड़ा फिजिकल वर्कआउट रहता है, गन वगैरह चलाना सिखाते हैं, रनिंग वगैरह कराते हैं, एक्सरसाइज वगैरह जो कुछ होता है वो उनका पीटी परेड का रहता है, वहाँ कराते हैं। इसके बाद फिर से आपको वापस आपकी ही यूनिट में भेज दिया जाएगा और यूनिट के अंतर्गत आते ही आपको आपका ब्रांच अलॉट कर दिया जाएगा। ब्रांच में भी आपको अलग अलग तरीके से देंगे, जैसे कोई पेंशन का रहेगा, कोई किसी डिपार्टमेंट का सैलरी का रहेगा, होते हैं ना, जैसे जैसे अपना बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो इसमें भी अलग अलग रहते हैं। पेंशन का डिपार्टमेंट अलग है, पेंशन की देखना देखना, छुट्टियों का अलग रहता है, सैलरीज किस टाइम पे जानी होती है, तो सैलरी का लेखा जोखा, कितनी छुट्टी किसकी, वो तो अलग अलग तरीके से ब्रांचेस में आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा आपका सेपरेट वर्क रहेगा, आपको एक सेपरेट ऑफिस रहेगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, किसी एएसआई के नीचे आप लगेंगे और वो एएसआई असिस्टेंट कमांडेंट के नीचे रहेगा, यानी एक असिस्टेंट कमांडेंट और उसके नीचे एक आपका स्टेनो रहेगा जो कि एएसआई होता है और एक रहेगा आपका एचसीएम, हो सकता है एचसीएम एक से ज़्यादा भी हो जाए। तो इस तरीके से आपका सेपरेट वर्क रहेगा, आपका वर्क प्रोफाइल बिल्कुल सेपरेट रहेगा, किसी दूसरे के मतलब से, दूसरे के वर्क से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वेरियस ब्रांचेस में अलग अलग रहता है। यहाँ पर कंप्यूटर जॉब प्रोफाइल रहेगी, सिंपल सी बात है, ऑफिस में रहना है, बाबू बनकर रहना है, आपको सब लोग बाबू ही बोलेंगे वहाँ पर, और बाबू के अलावा बोलते भी नहीं है, कुछ नाम लगा, यार दोस्त होते हैं तो नाम लगा वगैरह बोल देते हैं, लेकिन आपको बाबू ही बोला जाता है वहाँ पर। बाबू मतलब क्लर्क को बोलते हैं एक टाइप से ऑफिशियली, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे आपका जो प्रमोशन का रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, हालांकि प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है और लगभग लगभग 4 से लेकर 5 साल के बाद आप प्रमोशन के लिए योग्य हो जाते हो, लेकिन 4 से 5 साल के बाद आपने जो वर्क प्रोफाइल वर्क सीखा है वो वर्क का आपका एक टेस्ट भी होता है, वो टेस्ट को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जब आपकी फाइल ऊपर जाती है, आपका प्रोग्रेस फाइल ऊपर जाती है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है। ऑलमोस्ट मानिए 6 से लेकर 7 साल में आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से एएसआई बन जाएंगे, सिंगल स्टार बन जाएंगे। तो ये यहाँ पर रहेगा। अब सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम उसकी सैलरी भी करती है भाई। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्कलोड कुछ नहीं होगा, लिमिटेड वर्क होगा आपके पास, ऑफिशियल वर्क होगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। ड्यूटी का टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। नाइट ड्यूटी बहुत रेयर केस में होगा, 0.1% होगा, अन्यथा होगा नहीं। यहाँ पर नाइट ड्यूटी बहुत मुश्किल से नहीं लगेगी, मतलब बहुत मुश्किल ही लगेगी आपकी। नॉर्मली 9:30 से आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है और 5:30-6 बजे तक आपका रहता है, 5 से लेकर 6 बजे तक आपकी टाइमिंग रहती है। इस दौरान आपको 1 घंटे का एटलीस्ट 1 घंटे से 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर ब्रेक भी मिल जाता है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। 1-1.5 घंटे का रहता है। सैलरी की अगर बात करूँ तो बेसिक पे आपको पता है कि आपका कितना है भाई, लेवल 4 की जॉब है, आपका 25,500 रुपये आपका बेसिक पे बनता है। उस बेसिक पे में आप जाएंगे, डीए एचआरए ऐड करेंगे, रिस्क अलाउंसेस ऐड करेंगे, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस। आपको एक हेडक्वार्टर से लेकर दूसरे हेडक्वार्टर पे जाना है तो वहाँ पर वो आपको दिया जाता है, फैसिलिटी आपको दी जाती है और उसका पैसा भी फिर आपके अकाउंट में दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको आने जाने का भी पैसा आपको वहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा याद रखना, यहाँ पर आपको 12 महीने के अलावा 1 महीने की एक्स्ट्रा और सैलरी मिलती है, 13 महीने की सैलरी मिलती है। और ये जो सैलरी बनेगी ऑल ओवर देखा जाए ना, तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सैलरी की बात करूं मैं तो बेसिक पे आपका 25,000 था भाई मेरे, 25,500 आपका बेसिक थे, ठीक है। 25,000 ये 500 बेसिक पे है और इसमें ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होके आराम से ये सैलरी 52 से लेकर 53,000 के आसपास बनेगी। ये अच्छी खासी सैलरी है, लेवल 4 की आपकी जो जॉब है, और 52 से 53,000 में इसमें एनपीएस कटता है थोड़ा सा। तो इन हैंड में बात करूंगा 47 से लेकर 48 या 49,000 के आसपास ये सैलरी इन हैंड मिलेगी, वो भी 7th पे है तब। 8th पे आपका लग चुका है या लगने वाला है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिफरेंट मतलब रहता है उसका अलग अलग तरीके से। तो ये सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 65,000 प्लस जाने वाली है यहाँ पर।
वर्क प्रोफाइल देख लो आप कैसी है, ऑफिशियल वर्क है, 65,000 सैलरी, 8th पे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर 8वां पे लग जाता है तब, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका फैक्टर पर उसका कितना रहता है, लेकिन फिर भी मिनिमम से मिनिमम आपकी 65 से लेकर मतलब 60 से लेकर 65,000 सैलरी बढ़ने वाली है आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो इन हैंड आपको आराम से 62-63 हज़ार मिल जाया करेगा अगर 8th पे कमीशन लग जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए भी होम मिनिस्ट्री खर्च करता है, बिकॉज आप जो है सीएपीएफ, पूरा का पूरा सीएपीएफ किसके अंडर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा है किसी का, तो उसके लिए खर्चे के लिए, एजुकेशन के लिए हर साल जो है गवर्नमेंट 30 से लेकर 35,000, ऑलमोस्ट 32-33 हज़ार रुपये खर्च करती है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तब भी इतना ही खर्च करेगी, हर बच्चे के लिए इतना इतना खर्च किया जाएगा। और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका एक बच्चा है और दूसरा बच्चा जब होते हैं तो डबल हो जाते हैं, ट्विंस हो जाते हैं, तो यानी 3 बच्चे हो गए, तो तीनों बच्चों के लिए फैसिलिटी करेगी। नॉर्मल सिचुएशन में 2 बच्चों के लिए फैसिलिटी होती है हर साल यहाँ पर। फैमिली के साथ आप रह सकते हैं, यहाँ पर हर तरीके का बैरक बना हुआ होता है। एक होता है जवान बैरक होता है, ठीक है, और एक होता है आपका फैमिली क्वार्टर होता है। तो फैमिली में आप, फैमिली क्वार्टर में आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जवान बैरक में सिर्फ जवान रहेंगे और वहाँ पर आप जो है फैमिली को नहीं रख सकते हैं, तो फैमिली का अलग रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ड्यूटी किसी ना किसी शहर में ही लगेगी। आपको ऐसा नहीं है शहर में या शहर के जस्ट पास में जो भी आपकी ब्रांच होती है ना, वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है। जैसे अभी आपके एसएसबी के फिजिकल चल रहे हैं, भोपाल में चल रहा है ना, इधर राजस्थान में चल रहा है, उधर आपका लखीमपुर खीरी में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शहर के पास ही रहते हैं, इनका जो ब्रांचेस रहती है। ऐसा नहीं है कि जंगल में बना लिया कहीं पे भी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शहर से अटैच ही रहते हैं। तो आपको आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, आपको शाम को कहीं मार्केट जाना है, आना है, इस तरीके से रह सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं आना जाना, ठीक है। तो फैमिली के साथ भी रहने की कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा लीव की बात करेंगे, 2 महीने की आपकी नॉर्मल लीव रहती है आपका, और 5 महीने की इमरजेंसी लीव मिल सकती है। ये तो रहेगा मेल के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पर मैटरनिटी लीव भी रहती है। आपने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें क्या बोला गया है, 2 बच्चों के लिए आपको 26 सप्ताह तक का आपको अवकाश मिल सकता है। 26 सप्ताह समझते, 6 महीने तक की छुट्टी रह सकती है। ये फीमेल्स की बात कर रहे हैं। और अब तो ये लागू हो चुका है आपका मेल्स पर भी। हालांकि मेल के लिए कम छुट्टी मिलती है मैटरनिटी लीव, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए, मान लीजिए कोई है नहीं घर पे, तो वो मैटरनिटी लीव ले सकता है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भी मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मानकर चलिए, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2.5 महीने, 2-2.5 महीने, 3 महीने तक आपको लीव मिल जाएगी आराम से, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जो है 8th पे कमीशन लगने वाला है, तो आपकी सैलरी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है, मैं फिर कहूँगा आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, मेहनत की है, तो उम्मीद मत छोड़ना, अपना रिटेन की तैयारी करते रहो। रिटेन के लिए आपका कोई भी सेक्शन छूटा हुआ है तो वो सेक्शन को कंप्लीट करते रहो मेरे भाई, ठीक है। जो भी हमारे साथी थे जो बैच से जुड़े हुए थे, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट है। उसमें कुछ हिंदी के वोकेब वाली क्लासेस बची हुई हैं, और आई थिंक उसमें से एक और सेक्शन बचा हुआ है, तो वो जल्दी ही हम करा देंगे, इतना टेंशन उसकी बात है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट रखना। याद रखिए, इस रैंक की जो पोस्ट है उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट पोस्ट मानी जाती है आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। ना तो आप एसएससी जीडी को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, ना ही आपका सीएचएसएल का जो लेवल लोअर पोस्ट होती है उसको कंपेयर कर सकते हो, और ना ही कोई स्टेट पुलिस की वैकेंसी को आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी, आप यूनिफॉर्म में रहो या ना रहो, वीक में आपको 2 बार तो यूनिफॉर्म पहननी है। इसके अलावा आप सिविल में भी आप ऑफिस जा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। आराम से रहेंगे, और यकीन मानिए बड़ी सुकून की जॉब है ये आपकी, ओके। चलिए, अब आपके लिए यहाँ पर ये है कि भाई जो भी साथी थे, ये जो बैच था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इसके अंदर आप रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेंगी। बीएसएफ एचसीएम का जो पराक्रम बैच था हमारा कंप्लीट है ऑलमोस्ट। इसमें कुछ क्लासेस बची हैं तो वो लाइव कराएंगे हम लोग, ठीक है। हिंदी की क्लासेस बची हैं। इसके अलावा ये बैच अभी रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और सेम फैसिलिटी जो बताई है मैंने आपको, वही फैसिलिटी आपको एसएसबी एचसीएम में भी देखने को मिलेंगी। सेम ही रहता है लेवल पे, और इसका भी 4th है, इसका भी 4th है, सेम काम रहेगा, सब कुछ काम सेम ही रहेगा। तो ये आपका जय हिंद बैच है। बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्यार और दे दो। तो इस बैच को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर लीजिए। अभी फिजिकल चल रहे हैं आपका एग्जाम भी हो सकता है 2 से 3 महीने के बाद, या अंदर अंदर हो जाएगा आपका फिजिकल एंड होने के बाद। मुझे लग रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। ऑलमोस्ट मानिए जून के आसपास आपका एग्जाम होना तय है यहाँ पर, ठीक है। और जय हिंद बैच अभी कंप्लीट बैच है, जिसमें मैं आपको आपके लिए टाइपिंग के लिए स्टडी मटेरियल भी दूंगा आपको, ठीक है।
यानी टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस मटेरियल भी दूंगा, और मेडिकल गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पीएसटी और ये गाइडेंस रहेगा, आपकी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस चली रही हैं। 12 बजे अभी आपकी चल रही है जीके जीएस की क्लास, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस खत्म हो चुका है, एंड आपका अभी हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, और 4 बजे आपको मैथमेटिक्स की क्लास होती है। तो इन क्लासों से जरूर जुड़ जाया कीजिए भाई मेरे, जो भी साथी जिन्होंने बैच परचेज किया है, ठीक है, एप्लीकेशन में ये क्लासेस चल रही हैं। कोई भी डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है हमारा ऑफिशियल, ठीक है, और नहीं तो आप मैसेज छोड़िए इस नंबर पे। और इसके अलावा टीचर्स अचीवर्स का आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई वेरी सून। और अपना ख्याल रखिए, सब लोग तैयारी करते रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर आपसे, अगर आपको जॉब चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो रिटेन के साथ साथ आपको टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपकी टाइपिंग अभी 30-35 वर्ड पर मिनट आ रही है तो आप कर ले जाओगे क्वालिफाई, 40 वर्ड पर मिनट आ रही है तो कर ले जाओगे क्वालिफाई। नहीं भाई मेरे, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, आपके घर का, रूम का, लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। आपका कीबोर्ड डिफरेंट होता है, उनका कीबोर्ड डिफरेंट होता है, ये भी मानकर चलिए आप लोग। वहाँ का प्रेशर, इतना प्रेशर दबाव रहता है कि आपको कितनी भी ठंडी पड़ रही हो पसीना आ जाएगा टाइपिंग के दौरान में। अपने आप को कंट्रोल करना होता है, बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट बीट को कंट्रोल करना होता है, माइंड को कंट्रोल करना होता है टाइपिंग करते टाइम। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो रिटेन की हो चाहे वो टाइपिंग की हो, आपका सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं फिर कहूँगा रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब आपसे जॉब चाहिए तो टाइपिंग बस, है ना। टाइपिंग का तो आप समझ जाओ, जिसका टाइपिंग क्वालिफाई उसके मोस्टली चांसेस बढ़ जाएंगे। वैकेंसी बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। चलिए, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, और पसंद आया है सेशन तो पसंद भी लाइक कर सकते हो आप लोग। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मोस्टली चांसेस ये रहेंगे कि आपके मार्च के लास्ट में, अप्रैल में चांसेस रह सकते हैं इसके एग्जामिनेशन के, ठीक है। अंदाज़ा है, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।